अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए नावल का पार्ट नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। डोंट वरी, अब वो बिल्कुल ठीक है। ब्लड प्रेशर लो हो गया था, इस हालत में ऐसा हो जाता है, थोड़ी सी केयर करने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर कुदसिया ने फॉर्मल अंदाज में कहते हुए कदम आगे बढ़ाए। 1 मिनट, कैसी हालत? जहां से अपने क्रश लहजे में उन्हें रोका तो वो धीमा से मुस्कुराई। क्यों? आपको नहीं पता, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात जहां जहां जेब के पैर तले से जमीन निकली थी, वहीं पर कस्बा का दिल जोर से धड़का। शी नीड्स केयर। ओके, वो मुस्कुराकर कहती हुई आगे बढ़ गई और जहां से कस्बा की जानब मुड़ा, जो उसे ही देख रही थी। जहां से सुस्त कदमों से चलता हुआ उसके पास आया। कस्बा, उसे लगा वो अपनी बेगुनाही कस्बा की निगाहों में कैसे साबित करेगा, जबकि मिस्टर जहां, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पर पूरा यकीन है, वो बच्चा आपका नहीं। कस्बा के यकीन बड़े विलहजे पर जहां ने दिल ही दिल में सुकून उतरता हुआ महसूस किया और उसके हाथों को थामा। मुझे तुम्हारा यही एतबार चाहिए, हमेशा, और मेरा एतबार आप पर कभी नहीं टूटेगा मिस्टर जहां, कस्बा ने नम आंखों से मुस्कुराकर कहा, जबकि अंदर वार्ड में लेटी हुई मुस्कुराती हुई बेला ये नहीं जानती थी कि एक बार फिर उसकी चाल उल्टने वाले थे। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जहाँ को उसे कहता हुआ उन्हीं कदमों से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और कस्बा बेला के वार्ड की जानब बढ़ी, जहाँ वो नींद दराज मुस्कुरा रही थी और कस्बा को देखकर उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। आओ कस्बा, देख लो, तुमसे आगे निकल की अब लाल हवेली को वारस देने जा रही हूँ, जहाँ से का बच्चा इस दुनिया में आएगा, लेकिन उसकी माँ मैं होंगी। और वक्त दूर नहीं है जब लाल हवेली के मालकन और पूरे गांव के सरदानी सबेला यानी कि बेला होगी। मुस्कुराकर उतराते हुए बोलती कि वो सख्त बुरे लगे थे, लेकिन उस पर अफसोस भी हुआ। वो आप वो आप तो ठीक है बेला, तुम्हारा तो हर ख्वाब पूरा हो जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा कि ये बच्चा वाकई मिस्टर जहां का है। पास खड़े थे सरगोशी में कहते वो बेला के चेहरे पर हंसी को मोह करवा गए थे। और मुझे अफसोस है कि ये सब तुम अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दो तो साबित नहीं कर पाओगे, कस्बा ने नफी में सहलाते हुए कहा, जबकि बेला के तन बदन में आग लगे थे। तो फिर आज का दिन नोट कर लो, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब जहां से खुद चलकर मेरे पास आएगा और सब लोगों के सामने ये कबूल करेगा कि ये बच्चा उसका है। बेला ने पुरस्किन लहजे में कहा। तो कस्बा ने सर झटका। मैं और मिस्टर जहां जा रहे हैं, बाहर ड्राइवर गाड़ी के साथ मौजूद है, जब चाहे घर चले जाना। कस्बा के बताने पर बेला का दिमाग घूम गया था। क्या मतलब? जहां से मुझे यहाँ पर इस तरह अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगा, समझी तुम? बेला गुस्से से अपने बिस्तर से उठती हुई कस्बा तक पहुंचे। खुशफहमी में जीना छोड़ दो बेला, और मिस्टर जहां को अपने जाल में फंसाने के बजाय अपने लिए थोड़ी मोहब्बत कर लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम खुद भोटना से अपने ही जाल में फंसने वाली हो, अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसने वाली हो। जस्ट वेट एंड वॉच। कस्बा से चैलेंज करती वहां से बाहर निकल गई थी और मिस्टर जहां उसका गाड़ी में वेट कर रहे थे। कस्बा के बैठते ही मिस्टर जहां ने गाड़ी को कस्बा की अम्मी के घर की जानब मोड़ दिया। फोन पर ही कसाला बेगम को बेला के मतलब इतला देता हुआ कस्बा को बिना हवेली लेकर जाता शहर ले आया था। आज कितने अरसे बाद कस्बा ने बाहर की दुनिया की रौनकें देखी थी। अपनी अम्मी से मिलने की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन अपने वालिद को खोने का दुख हावी होने लगा। मुस्कुराहट के पीछे आंखों में नमी उतरी, जो कि जहां से छुपी न रह सकी। क्या हुआ? मेरी जान की आंखों में ये आंसू? गाड़ी का मोड़ काटते उसने कस्बा को देते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही बाबा याद आ गए थे, कस्बा ने धीमे से कहा। जहां से चुप सा हो गया था, उसके बाबा की अचानक डेथ पर वो भी शॉक्ड हुआ था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक एक कस्बा को बता भी नहीं पाया था कि जहाँ सेब ने उसका हाथ थामा तो वो उसे देखकर नम आंखों से मुस्कुराए। गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रोकते वो कस्बा की जानब मुड़ा, जो कि सवालिया नजर से उसको देखने लगे थे। सुबह नाश्ता तक नहीं किया था, ऐसे निकल आए? तुम्हें भूख भी लगी होगी, तो मुझे पता है तुमने नहीं खाना। जहाँ जेब धीरे से कहता हुआ गाड़ी से नीचे उतरते हुए कस्बा खुले हुए होटल के अंदर दाखिल हुआ। आर्डर देता वो भी कस्बा के साथ आ बैठा था। एक बात पूछूं मिस्टर जहां? अचानक से कस्बा ने उसे कहा तो उसकी जानब मुतवज्जो हुआ। आपने बेला से शादी क्यों की? उसकी बात पर जहां से के लब बीचे। कस्बा, वक्त आने पर बता दूंगा। जहां से फौरन ही संजीदा हो गया था और कस्बा ने सर झुका लिया। इधर देखो मेरी तरफ। उसका हाथ हमने अपनी तरफ मुतवज्जो किया। जहां से चौधरी कस्बा का मिस्टर जहां अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ कस्बा का रहेगा। जहांजेब की लो देती आंखों में छुपे हुए जज्बों की हिद्दत से कस्बा का दिल जोर से धड़का। वो ये ना कह सकी कि उसे आंखें बंद किए अपने मिस्टर जहां पर इकबार है, लेकिन बेला वाला कांटा उसकी जिंदगी से निकाल दे। सुबह बरहान की आंख खोली तो परी बिस्तर पर नहीं थी। वो फौरन से उठा, पूरे कमरे में उसको ढूंढा, वॉशरूम में चेक किया, वो कहीं नहीं थी। बाहर आता वो परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरता उसे ढूंढने लगा कि तभी उसे किचन से आवाजें आई। उसके कदम किचन की जानब पड़े, जहाँ पर पड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई नूरी से बातें कर रही थी और नूरी उसके लिए नाश्ता बना रही थी। परी को अपनी आंखों के सामने देते बुरहान के दिल को सुकून आया था। रात को वह बहुत ही हाइपर हो गई थी, लेकिन अभी वो बिल्कुल नॉर्मल थी।
नूरी ने उसके सामने नाश्ता रखा तो परी ने मुस्कुरा कर उसको देखा। इसी लम्हे नजर बढ़ान पर उठी तो लब बीच गए और वापस नजर अपने नाश्ते पर झुकाती वो नाश्ता करने लगी। उसने बढ़ान को मुकम्मल नजरअंदाज किया था, जो बढ़ान को गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। बिना उसे कुछ कहे वो अपने कमरे में वापस लौट आया। मोबाइल उठाता, वो आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल करता। आज का दिन सिर्फ परी के साथ स्पेंड करने का सोच कर मुस्कुराया। उसे अपनी बीवी को बनाना था अपने तरीके से, ताकि वो अपनी खूबसूरत बीवी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? फजहा साहब ने इरम की रोई रोई और सूजी हुई आंखों को देखा तो पूछ पटे। जी मैं ठीक हूँ, इरम ने नजरें चुराते हुए कहा और उन्हें नाश्ता सर्व करने लगी। बेटा, मुस्तफ़ा का गलत मत समझना, वो बहुत ही दुखी है। जिसके साथ हुआ उसके बाद वो सहत हो गया है, लेकिन वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, उसे कभी खुद से अलग मत करना। वजह साहब की बातों पर इरम बस हैरानगी से उन्हें देखती रह गई। क्या बताती कि आपका वो दुखी बेटा रात को आया था और सुबह होने से पहले वापस चला गया? इरम की आंखों में जलन सी होने लगी। अब नाश्ता करे, मैं आती हूँ। अपने आंसू जब्त करती वो उनके रूम से बाहर निकल आई थी। आंसू एक बार फिर से गल पर बह निकले। अपने कमरे का रुख किया तो मोबाइल पर मुसलसल कॉल आ रही थी। नंबर उसकी अम्मी का था। इरम ने फौरन कॉल पे की। गाड़ी कस्बा की अम्मी के घर के बाहर खड़ी करता उसे मुस्कुराकर देखने लगा। आप नहीं आएंगे अंदर? कस्बा ने उससे पूछा तो उसने सर नफी में हिलाया। मैं कुछ देर तक आऊंगा लेने। आगे बढ़कर उसके माथे पर लपड़कते मोहब्बत पाश अंदाज में बोला तो वह अस्पाब में सह हिलाते गाड़ी से उतरने लगी कि जहां ने उसका हाथ थाम लिया। वो पलटी। अभी से मिस करने लगा, बेचैनी से कहते उसके हाथ पर की मजबूत की तो कस्बा मुस्कुरा दी। मिस्टर जहां, आप भी ना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आज तुम्हारी बात मानी, यहाँ लेकर आया, अब बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना? जहां उसकी तरफ झुककर बोला। और मिस्टर जहां, वह हैरान होती हुई उसको देखने लगी। आपको अब भी कुछ चाहिए? जबकि कहते कहते यकदम कस्बा को एहसास हुआ कुछ ज्यादा ही बोल गई है। क्या मतलब? जहां के लबों पर जानता मुस्कुराहट उभरी। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या चाहिए? मिस्टर जहां प्लीज तंग ना करें। वो नजरें झुकाते हुए ब्लश करने लगी थी और जहां ने उसे झटका देते हुए खुद से करीब किया। ये लिसन, मुझे तुम चाहिए, हर पल चाहिए, बार बार चाहिए। उसे खुद से लगाए वो गंभीर लहजे में कहता कस्बा के दिल की धड़कनों में इर्तिशाब बर्पा कर गया। उसके माथे पर लपू से बोसा देते उसकी आंखों को देखा, जहां को उसकी बड़ों आंखों में अपने लिए दीवानगी दिखे। कस्बा ने धीरे से उसके गाल पर लब रखे तो एक गाल से मुस्कुराया। मुझे लगा मैं ही इश्क की मंजिलों पर अकेला सफर कर रहा हूँ, लेकिन जहां की जान तो मुझसे इस सफर में कहीं आगे निकल गई है। उसके बालों में उंगलियां फंसाया, उसके लबों पर झुका, उसकी सांसों को रोक गया। जल्दी आऊंगा, ख्याल रखना अपना। उसके लबों को आजादी बख्शता उसके कंधारी लबों पर अंगूठा मसलते धीमे से सरगोशी की। कस्बा जट से नीचे उतरी और मुस्कुराते हुए जहां को देखा। जहां ने उसे गेट से एंटर होने का इशारा किया तो वह आगे बढ़ती गेट के अंदर बैठ गई। उसके अंदर जाते ही जहां ने गाड़ी रिवर्स की। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कस्बा दरवाजा खोलते ही तस्लीम बेगम के सीने से जा लगी। वो तो हैरान ही रह गई। कस्बा, तुम यहाँ अचानक? जहाँ जेब, वो उन्हें घबराहट हुई। पिछली बार भी वो इसी तरह अकेले आई थी और जहाँ जेब उसे आकर जबरदस्ती लेकर गया था। अम्मी, मिस्टर जहाँ ही छोड़कर गए हैं, अंदर तो चले। वो उन्हें लिए वे अंदर बढ़ गई थी। कैसी हैं? और हाला अम्मा आप कैसी हैं? हाला अम्मा से सलाम करते हुए तस्लीम के बेगम के पास ही बैठ गई। कस्बा, सब ठीक है ना? तस्लीम बेगम अब भी परेशान थी। जी अम्मी, सब ठीक है, डोंट वरी। मोहद कहाँ पर है? बेटा, मोहद ने कैडेट कॉलेज में दाखिला ले लिया तो उसे मरी भेज दिया है। तुम तो जानती हो ना कितना शौक था उसे आर्मी में जाने का। तो बहुत अच्छा किया अम्मी आपने। कस्मा ने उनका हाथ हमें धीरे से कहा। इरम, वो कैसी है? उसकी भी शादी कर दी आपने? कस्मा ने धीमी आवाज में शिकवा किया तो तस्लीम बेगम ने उसे मुत्तसर सारी बात बता दी। वो खुश है ना? कस्बा के सवाल पर तस्लीम बेगम की आंखें भीगे। खोलो दरवाजा, मैंने कहा खोलो दरवाजा। अचानक से कमरे से आवाजें आई तो कस्बा चौंकी। अम्मी, कौन है अंदर? बढ़ा ने एक 5 स्टार होटल में परी के साथ आज डेट मनाने का सोचा था, लेकिन फिर उसे परी को वहां ले जाना मुश्किल लगा, इसलिए इरादा बदलता वो घर पर ही उसके लिए सरप्राइज तैयार करने लगा। वो सारे इंतजाम मुकम्मल कर चुका था और एक बहुत ही बड़ा चॉकलेट केक का ऑर्डर देता। वो अब टेडी बियर्स का ऑर्डर दे रहा था क्योंकि उसकी मासूम बीवी को टेडी बियर्स से इश्क था। अब मसला यह था कि वो परी को सरप्राइज देना चाहता था और इसके लिए उसे किसी की मदद की जरूरत थी। बड़े साहब, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंका। क्या बात है नूरी? बढ़ान उसकी आवाज पहचान गया था। भले वो मुलाजमा थी, लेकिन बढ़ान को वो बिल्कुल बहनों की तरह अजीज थे। इसलिए बढ़ान ने नूरी को ही परी की सारी जिम्मेदारी सौंपी थी।
وہ اس پر یقین کرتا تھا۔ بڑے صاحب، وہ پری بی کہہ رہی ہیں انہیں باہر جانا ہے۔ کچھ وقت کے لیے سر جھکائے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ برہان سوچتا ہوا ڈریسنگ روم کے جانا بڑھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہیں، نوری نے اگلی بات ڈرتے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے کہی، اور برہان کے ماتھے پر بل پڑے۔ لگتا ہے ڈوز دینی پڑے گی، تم جاؤ، میں تمہاری پری بی کو لے جاؤں گا جہاں لے کر جانا ہوا۔ برہان نے ہر لفظ چباتے ہوئے کہا تھا، جی وہ کہہ رہی تھی اگر آپ نہ مانیں تو منع کر دے جانے سے۔ نوری نے ہکلاتے ہوئے کہا، نوری اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ۔ برہان نے ماتھے پر بال ڈالے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو وہ 1 منٹ سے پہلے غائب ہوئی، اور پری کب سے اس کے آنے کا انتظار کرتی، لیکن دور دور تک اس کے آنے کی کوئی خبر نہ تھی۔ سارا دن بلائے بلائے پھرتی رہی، اس کا دل گھر میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی، ایک بار بھی برہان اسے مخاطب نہ کیا تھا، نہ ہی کسی قسم کی معافی مانگی تھی، جبکہ پری اس کے بنا خود کو ادھورا محسوس کر رہی تھی۔ اپنی بے قدری پر آنکھوں میں آنسو بڑھائے، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، بے وفا کہیں کے۔ وہ ڈائننگ روم سے اپنے روم کی جانب بڑھ تو وہاں پر مکمل اندھیرا تھا۔ برہان صبح سے روم سے باہر نہ نکلا تھا، نہ ہی آفس کیا تھا۔ پری کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے تجسس ضرور تھا۔ اب روم میں آتے وہ تھوڑا گھبرا گئی تھی، واپس پلٹنے لگی کہ دروازہ جھٹکے سے بند ہوا اور پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ برہان، بڑی نے گھبرا کر اس کو پکارا، جی برہان کی جان۔ برہان اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا اس کا دل دھڑکا گیا۔ پلیز لائٹس آن کریں، وہ منمنائی، اور برہان نے جھٹکے سے اس کا روح اپنی جانب موڑا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے میرے ہوتے ہوئے؟ وہ گمبھیر آواز میں بولتا پری کے ہاتھ پیر سن کر گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جٹاتی پیچھے ہٹی، اس کا یوں ہاتھ جٹنا برہان کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ سختی سے لب پیچھے، وہ اتنی جرأت اس کی نرمی پر ہی دکھا سکتی تھی، ورنہ نظر اٹھا کر بھی بات نہ کرتی۔ پری نے لائٹس آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کو سکتے میں رہ گئے۔ امی، بیلا یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ بینا یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اور آپ نے اسے روم میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ قصوہ کو یہ سب اچھا نہ لگا۔ قصوہ، تم اس سب باتوں میں نہ پڑو، جو جیسا چل رہا ہے اسے ویسے چلنے دو۔ لیکن امی پھر بھی مجھے پتا ہے تو صحیح چلے کہ آخر بینا کو آپ نے یہاں پر کیوں قید کر رکھا ہے، مجھے اسے ملنے دے۔ قصوہ نے اٹھتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا کہ تسلیم بیگم نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ نہیں، یہ یہیں پر ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ تسلیم بیگم قصوہ کا ہاتھ سختی سے تھامے ہوئے اسے لیے دوسرے کمرے کی جانب بڑھی، اور پھر اسے مختصر ساری بات بتا دی، جسے سن کر ایک لمحے کو قصوہ کو سمجھ آیا کہ وہ اپنی ماں سے اب کیا بولے۔ بینا اور ایرم دونوں جڑواں بہنیں تھیں۔ یہ بات جان کر قصوہ کو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بینا کی طلاق کی بات سن کر اور ایرم اور مصطفیٰ کے بیچ میں بینا کی دخل اندازی پر قصوہ کو بھی غصہ آیا تھا۔ کیوں کر رہی ہے یہ ایسا؟ شرم نہیں آتی اسے؟ قصوہ کو بھی اب غصہ آیا تھا۔ بس بیٹا، کبھی کبھی کرموں کا پھل دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ بہت ہی ناقدری کی تمہاری، بہت ہی زیادتی کی، اسی کا صلہ ملا ہے مجھے۔ تسلیم بیگم دکھی ہوئی تھی۔ ایسی باتیں مت کریں، آپ مجھے بتائیں کہ سرفراز ماموں کیسے ہیں؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ بیٹا، ڈاکٹرز نے کیا کہنا ہے؟ آپ کوئی جاتا ہی نہیں ہے اس بیچارے کو دیکھنے۔ کب کومے سے اللہ کے پاس چلا جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں تو دعا کرتی ہوں اللہ سے اپنے پاس بلا لے، ایسے لاوارثوں کی طرح ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ گلفراز بھائی نے تو اسے چھوڑ ہی دیا ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر کرتی وہ بہت ہی آبدیدہ ہوئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ اچھا کرے گا۔ قصبہ اس معاملے کے متعلق جہاں سے بات کرنے کا سوچا تھا، اور تسلیم بیگم اس کا پسندیدہ کھانا تیار کر تھی۔ امی، آپ کے پاس ایرم کا فون نمبر ہے؟ تسلیم بیگم کا موبائل اٹھایا قصبہ نے پوچھا۔ ہاں ہے اسی میں، کل بعد۔ چولہے کی آنچ آہستہ کرتے ہوئے کہا تو قصبہ نے ایرم کو کال ملائی۔ کال جا رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد کال پک ہوئی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ ایرم نے کال پک کرتے ہی پوچھا، اور قصبہ کے چہرے پر مسکان سجی۔ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، آپ کیسی ہیں؟ قصبہ خوشی سے کہتے ہوئے دل سے مسکرائی تھی، اور ایرم نے موبائل کو کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا اور واپس کان سے لگایا۔ آپ کی بار آواز میں کپکپاہٹ تھی، آنکھیں چھلک پڑ تھی۔ میری جان کیسی ہے؟ قصبہ نے بہت محبت سے پوچھا۔ آپ کیسی ہیں؟ کہاں تھی؟ آپ امی کے پاس ہیں؟ ایرم نے اجلت میں 1.5 سوال پوچھے۔ ارے ریلیکس، میں ٹھیک ہوں، امی کے گھر آئی ہوں۔ اس جلاد نے آنے دیا آپ کو؟ ایرم کے لہجے میں غصہ تھا۔ کون جلاد؟ حیرانی سے پوچھا۔ وہی خروس بلا جس نے آپ سے نکاح کیا۔ کیسے آنے دیا؟ ایرم نے تجسس سے پوچھا، اور قصبہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ پاگل، یہ وہی ہیں مسٹر جہاں، بتایا تھا نا وہ آفس میں۔ قصبہ بات کرتی کرتی باہر نکل آئی۔ مسٹر جہاں کیسے؟ مطلب وہ چودھری؟ ایرم کو خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا تو قصبہ سے مختصر ساری بات بتانے لگی۔ مطلب انہوں نے آپ کو پہچان لیا؟ ایرم نے اینڈ پر کہا تو قصبہ نے سر پیٹا۔ ایرم، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تم بتاؤ اچانک شادی کیسے کالی؟ قصبہ کے سوال پر ایرم کو مصطفیٰ یاد آ گیا۔ دانت کچھ کچائے، جی چاہا کہ ایم اے کے سامنے اور اسے کچا چبا جائے، بس غلطی سے ہو گئی۔
ईरम की जुबान फिसली। क्या मतलब? वैसे तुम अपने शोहर के साथ हमारे गांव में आए थे ना? मिस्टर जहां के साथ तुम्हारे हस्बैंड का कोई ताल्लुक है ना? कस्बा के पापा ईरम के दिमाग में हलचल हुई। आप ही? ईरम का दिल बुरी तरह से धड़का। बैटरी लो होने की वजह से काल बंद हो गई थी और ईरम की आंखों से आंसू बह निकले। मतलब मुस्तफा पहले दिन से जानते थे कि आप ही कहाँ हैं और उन्होंने मुझसे ये निकाह जानबूझकर इस शर्त पर किया कि वो मुझे आप ही से मिलवाएंगे। वो पहले से ही जानते थे कि आप ही मिस्टर जान चौधरी के पास है, इसलिए वो मुझे वहां पर लेकर गए थे। ओ खुदाया! ईरम साहब पकड़ कर बैठ गई थी। इतनी बड़ी साजिश! मिस्टर मुस्तफा, आपने मुझे ट्रैप किया, मैं उसके लिए आपको छोड़ूंगी नहीं। ईरम गुस्से से उठी। वो जानती थी कि एम के कहाँ होगा, अपने फार्म हाउस पर, और इस वक्त ईरम उसे मिलकर सारी बातें क्लियर करना चाहती थी। लाइट्स ऑन करते ही परी की आंखें चुमका गई, रोशनी से चंदरा गई थी और ढेर सारी टेडी बियर्स, चॉकलेट्स, हार्ट शेप्स, बलून्स, कैंडल्स और रूम के दरमियान में टेबल पर नफासे से सजा हुआ चॉकलेट के। परी के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान सजी थी और बढ़ा ने गर्दन तिरछी करते हुए पॉकेट में हाथ डाले उसे देखा, जो धीमे धीमे कदम उठाती उसके साथ ही आन खड़ी हुई थी। आंखों में इंतहाई हैरत थी लेकिन खुशी भी। रूह फेंक बढ़ान को देखा, जिसका चेहरा आपकी बार स्पाट था। आपने ये सब? परी के पास अल्फाज नहीं थे कि वो अपनी खुशी बयान कर पाती, लेकिन अभी वो कुछ कहती कि अगले ही पल उसे बढ़ान की कल की कई भी बातें याद आ गई। परी के माथे पर बल पड़े। अगर आपको लगता है कि ये सब करने से मैं आपको माफ कर दूंगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझिए आप? परी नरोटे अंदाज से कहते हुए जाने लगी कि बढ़ान से कमर से थामे हुए झटके से उससे करीब किया। छोड़े मुझे! परी उसके साथ गिफ्ट पर फड़फड़ाई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम माफ नहीं करोगी तो अपना हक, अपनी मलकियत से तुम्हें आजाद कर दूंगा? उसकी गंभीर आवाज, उसके कलम की खुशबू परी के हवासों को बुटना से मुअत्तल कर दी। आप दूर रहे ना? परी ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे दूर करने की नाकाम कोशिश की। परी, अब अगर एक और भी तुमने मेरा हाथ झटका तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और सख्त सजा दूंगा तुम्हें। बढ़ान के हाथों की सदके महसूस हुई तो परी ने मजामत तड़ काट दी थी, जबकि आंखों के गोशे नम हो गए। और शाकी नजर से उसको देखा। माफी में भी उसका अंदाज दोस्त बड़ा हुआ था, जो परी को गुस्सा दिला रहा था। बढ़ान ने पीछे हाथ ले जाते एक बहुत ही बड़ा टेडी बियर परी के सामने किया, जिसका साइज तकरीबन परी के कद के बराबर था। इतना बड़ा टेडी बियर देती परी सब बोल गई। वाह! वो मुस्कुराई थी और बढ़ान उसे देखता खुद भी मुस्कुरा दिया। ये माफ नहीं करोगी? बढ़ान उसके गालों को प्यार से छुआ। आपने जो किया वो माफी के लायक है? परी ने टेडी बियर को सीने से लगाते नरोठे अंदाज में कहा। बढ़ान की जरा सी नरमी पर वो यूं ही नारे दिखा देती। यार, मांग तो रहा हूँ माफी, लोग कान भी पकड़ लिए। बढ़ान ने उसके कान पकड़े तो वो झंझलाई। बढ़ान, अपने कान पकड़े, मेरे नहीं। परी ने एक हाथ से टेडी बियर पकड़ते दूसरे हाथ से उसे उसके कान पकड़वाए। चले, अब सिर्फ स्टैंड करें। परी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा तो बढ़ान की आंखें खुल गई। व्हाट? क्या बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हो? यहाँ आओ मेरे पास। बढ़ान ने उसे दोनों बाजू से थामे हुए खुद से करीब किया तो वो नजरें झुकाए शर्म के उसके पास आई। लव यू मिसिस बढ़ान राजपूत। उसके हाथ से टेडी बियर को पीछे करता हुआ उसके गाल पर लब लग गया था। मेरा टेडी बियर! बड़ी तड़पी। उसे मुझसे ज्यादा अहमियत दी या मेरे सामने छुआ तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ आओ। उसका हाथ हमें टेबल के पास लाया और केक कट किया। केक काट करो, आज कोई खास दिन है जो आपने ये केक? परी बोलते हुए केक को देखती हुई चुप हो गई। हैप्पी एनिवर्सरी! ये परी के माथे पर बाल पड़े। अभी हमारी शादी को साल तो नहीं हुआ। परी ने रुख मोड़कर अपने पीछे शहजादों से आन बान शान रखने वाले अपने मजाजी खुदा को देखा। जब हमारा निकाह हुआ था तब आज की ही डेट थी। बढ़ान ने उसके कान की लो को लपू से नरमी से छूते हुए कहा और उसके हाथ में छुरी पकड़ाते दोनों ने मिलकर केक कट किया। बढ़ान ने उसके मुंह में केक का पीस डाला तो परी ने मुस्कुराहट को जब्त किए हुए केक मुंह में रखा। बढ़ान उसे गहरी निगाहों से देखने लगा। ये ले। परी ने भी केक का पीस उसकी जाना बढ़ाया तो उसने नफी में साह हिलाते हुए वो केक का पीस उसके गाल और लब्बू पर लगा दिया। बढ़ान! वो गुस्से से जितलाई थी और मुंह साफ करने लगी कि बढ़ान ने उसकी कलाइयां थाम ली। उसके गालों से केक को अपने लब्बू से छूता। वो परी के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। उसके बाद वो रुका नहीं। परी के लब्बू पर नजरों का फोकस किए मुंह पर झुका और परी बेबस उसकी गिरफ्त में कसमसा कर आ गई, लेकिन खुद को उसकी नर्म गिफ्ट से भी छुड़ा ना पाई। जानती थी कि अब राय फरार नामुमकिन है, इसलिए खामोशी से खुद को बढ़ान के सुपुर्द कर दिया। ईरम ड्राइवर के साथ एमके के फार्म हाउस की तरफ गामजन थी। वो इस वक्त इंतहाई गुस्से के आलम में था। अभी वो आधे रास्ते तक पहुंची थी कि ड्राइवर ने गाड़ी को रोका। ईरम ने उसकी जानिब सवालिया नजर से देखा। गाड़ी क्यों? विंडो स्क्रीन के सामने खड़ी 3 से 4 गाड़ियों पर ईरम की नजर पड़ी तो बाकी के अल्फाज मुंह में रह गए। ब्लैक 3 पीस सूट में, ब्लैक ग्लासेस, वो पॉकेट में हाथ डाले वो इधर ही आ रहा था। वो इधर ही देख रहा था। उसके साथ उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। ईरम ने लब बीच से देखा जो अब उसकी जानिब पेश ही कदम कर रहा था।
اس کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا، ارم ایک گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلے کہ ایم کے اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ میری اجازت کے بنا گھر سے اکیلے نکلے؟ ساتھ لہجے میں پوچھتا ہوا ارم کا مزید تیز چلا گیا۔ ارم بامشکل خطبہ ضبط کرتی روح پھیٹ گئی۔ تم سے کچھ؟ اس کا انداز دیکھتا ایم کے کچھ کہتے کہتے رکا۔ وہ علاقہ سیف نہیں تھا، اکثر یہاں پر اس پر کافی دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ ابھی یہاں پر مزید کھڑے رہ کر کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ ارم کی کلائیں تھامے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا کہ خبردار، جو مجھے چھوا بھی اپنے ہاتھ توڑ دوں گی آپ کے۔ ارم نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو بڑے جھٹکا تو وہ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہوا آپس سے باہر ہوا اور جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اسے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، گولیاں چلنے کی آواز پر وہ ارم کو لیے ہوئے ایک طرف جھکا تھا۔